चर्चा करते हैं राज्यों के बारे में, राज्यों में हो रही गतिविधियों के बारे में और राज्यों से जुड़ी हलचलों के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं हमारे चैनल एक राष्ट्रवादी चैनल है, राष्ट्रवादी पत्रकारिता को हम प्रमोट करते हैं। तो अगर आप भी राष्ट्रवादी पत्रकारिता से संबंधित चीजें देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि हमारे सारे कार्यक्रम आप तक आसानी से पहुंच सके। आज हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड में 2022 में चुनाव है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, और वहां पर राजनीतिक हलचल काफी तेज है, राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज हैं। ऐसे में जो बनते बिगड़ते समीकरण है पार्टियों के, वो भी हम देखते आ रहे हैं और साथ ही उस पर चर्चा भी करते आ रहे हैं और इस बात पर भी चर्चा कर रहे हैं कि अंदरूनी कलह जो है वो कहीं किसी पार्टी को ले ना डूबे। इस बार जो सबसे ज्यादा कलह नजर आ रही है, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कलह तो सभी पार्टियों में है, तीनों पार्टियों में है, लेकिन जो कलह नजर आ रही है वो कांग्रेस में सबसे ज्यादा नजर आ रही है। सड़क पर उतर के सामने ये जो मुद्दे हैं वो आ रहे हैं, अंदर बातें नहीं हो रही हैं, संगठन में बातें नहीं हो रही है, सड़क पर मुद्दे सुलझाने की कोशिश हो रही है। आज एक ट्वीट आया है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की तरफ से, जिसमें उन्होंने घुटन जैसी बातों को का जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाया है कि संगठन से जो व्यक्ति कांग्रेस का उत्तराखंड में सक्रिय है वो दरअसल उनका साथ नहीं दे रहा है और ना ही विभिन्न जो मुद्दे होते हैं उसमें उनसे विचार विमर्श किया जाता है। अब चूंकि हरीश रावत पहले मुख्यमंत्री रहे हैं तो वो खुद को मुख्यमंत्री का दावेदार मानते हैं। पार्टी और आला कमान क्या मानते हैं अभी तक साफ नहीं है, लेकिन हरीश रावत खुद को प्रधान मुख्यमंत्री का दावेदार मानते हैं और यही कारण है कि वो चाहते हैं कि राज्य से जुड़े सभी फैसले जो भी कांग्रेस लेती है उसमें उनको शामिल किया जाए, लेकिन उनको शामिल नहीं किया जा रहा है। तो उन्होंने एक लंबा चौड़ा सा ट्वीट किया है, जिसमें 3 पार्ट में ये ट्वीट है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि उन्हें अब लगता है कि अलग राह तलाशनी पड़ेगी और हरीश रावत खुद को टैग किया है, हरीश रावत को कहीं और चलना पड़ेगा। फिर तीसरा जो पार्ट है उसमें उन्होंने कंक्लूजन दिया है कि हरीश रावत अपने फैसले ले सकते हैं, लेकिन हो सकता है नए साल में कुछ ऐसा हो जाए जो उनके पक्ष में हो, तो थोड़ा इंतजार करना चाहिए और चलते रहना है। और जो भगवान हैं, जो केदारनाथ हैं, वो मार्गदर्शन करेंगे, उनका मार्गदर्शक बनेंगे और जो तमाम उनकी राह में कांटे बिछ रहे हैं वो साफ हो जाएंगे। तो ये जो ट्वीट है इसने हलचल मचा के रख दी है राज्य की राजनीति से लेके जो केंद्र की राजनीति है कांग्रेस की, उसमें क्योंकि एक बड़े नेता है, एक बड़ा चेहरा है और पंजाब में जब सब इस तरह की जो लड़ाइयां चल रही थी उस समय काफी अहम भूमिका निभा रहे थे और राहुल गांधी के रास्ते से कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने में अगर सबसे बड़ा किसी का हाथ है तो वो हरीश रावत का है। अब ऐसे में हरीश रावत को भी कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरह दरकिनार किया जा रहा है। तो क्या हरीश रावत कैप्टन अमरिंदर सिंह की राह पर चलकर अपनी नई राह तलाशेंगे या फिर वो कांग्रेस के साथ ही बने रहेंगे? इसी बात पर हम चर्चा करेंगे। हमारे सीएम अपने हैं जो कि राजनीतिक समीक्षक हैं, हमारे साथ करुणाकर त्रिपाठी हैं जो कि राजनीतिक समीक्षक हैं, और हमारे साथ दीपक शर्मा जुड़ेंगे जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक समीक्षक हैं और राजनीति पर अच्छी पकड़ रखते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने जी आपसे जानना चाहूंगी, उत्तराखंड की पृष्ठभूमि से आप काफी परिचित हैं और ये जो जोड़ तोड़ लड़ाई झगड़े और अंदरूनी कलह इससे भी आप पूरी तरह से परिचित है। यही कारण है कि वहां पर इतने सारे सीएम, सिर्फ 20 सालों में इतने सीएम बदल गए, ये सिर्फ अंदरूनी कलह का नतीजा है। मुझे बताइएगा हरीश रावत का जो ट्वीट है उससे आप कैसे लेते हैं और कांग्रेस को इस ट्वीट को कैसे लेना चाहिए? जी नीलम जी, जिस तरीके से भी आपने जिक्र किया है, अपना जो ट्वीट का जो आपने जिक्र किया है और जिस तरीके से आज बिल्कुल वायरल हुआ है एक्चुअली पूरा, अगर आप देखते हैं पूरे सोशल मीडिया के अंदर और कहीं कहीं मैं देख रहा हूँ कि टीवी चैनलों के अंदर भी इस तरीके से चर्चाएं इस वक्त चल रही है। लेकिन एक्चुअली मेरा मानना है, क्योंकि मैंने हरीश रावत को जब वो अपना इस राजनीति में नहीं आए थे, मैं उसके तब से उनको जानता हूँ एक्चुअली। तब मैं अपना कुमार यूनिवर्सिटी का अपना प्रेसिडेंट हुआ करता था और हरीश रावत जो है रानीखेत के अंदर अपना एक ठेकेदारी का क्रम आरंभ किया था
और उसके बाद आप ये लगाइए कि जनता पार्टी के टूटने के बाद उनको पहला टिकट वहां से दिया गया था मुरली मनोहर जोशी के अगेंस्ट में, और वो लगातार अपना विजय अपने हासिल करते चले गए थे। उसके बाद जिस तरीके से वो अपना विजय हासिल कर रहे थे, जो अपना एक परिपाटी सी बन गई थी वहां पर अपना जो है अपना ब्राह्मणों का ठाकुरों के बीच में, उसके बाद भाजपा ने भी अपना गेम खेला था, वो बच्चे सिंह रावत को अपना वहां से खड़ा किया था। उसके बाद लगातार बच्चे सिंह रावत जो है हरीश रावत को हराते चले गए थे, और उसके बाद एक दौर ऐसा भी वहां पर उत्तराखंड के अंदर हमने देखा था कि कहीं हरीश रावत और जो है अपना कोश्यारी जी अपना मिल के कहीं कोई अपना कोई अलग से पार्टी न बना दे। इस उधेड़ बुद्ध के अंदर हमने वहां पर ये देखा था कि अपना कोश्यारी जी को उसके बाद जो है दोबारा से अपना धरातल पर लाके उनको नैनीताल से अपना टिकट दिया गया, और हरीश रावत को जो है अपना अलग से बैक डोर से लाके एकदम से फिर अपना जो है अपना ऊपर राज्यसभा के द्वारा लाके उनको अपना मंत्रिमंडल में उनको शामिल किया गया, और इस तरीके से जो है हरीश रावत जो है अपना बने रहे हैं। लेकिन आज जिस तरीके से हरीश रावत का अगर हम एक अवलोकन करके हम पूरा धरातल पर देखते हैं, जब एनडी तिवारी को वहां पर अपना उत्तराखंड का अपना मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो निश्चय ही उस टाइम पर हरीश रावत ने बड़ी जी तोड़ उन्होंने मेहनत करके उनको वहां पर अपना जो है कांग्रेस को सत्ता पर लेकर आए थे, लेकिन मुख्यमंत्री का दायित्व जो है एनडी तिवारी को दे दिया गया था। उसके बाद अपना उधेड़ चलते रहे, बहुगुणा जी को बनाया, उसके बाद हरीश रावत जी को फिर अपना जब मौका दिया गया, उसके बाद का जो चरण स्टार्ट होता है कि हरीश रावत जब चुनाव लड़ते हैं वहां से दोनों जगह चुनाव हार जाते हैं, बात यह है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि कांग्रेस का भी धीरे धीरे धरातल पर आना शुरू होता है, क्योंकि भाजपा मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से अपना संघर्ष करके जिस तरीके से पूरा एक डबल इंजन की सरकार अपना बनाई जाती है अपना उत्तराखंड के अंदर और केंद्र के अंदर, तो उसके बाद से आज ये जो चरण अभी आपने अमरिंदर सिंह का जिक्र किया या जो आपने हरीश रावत का जिक्र किया है, देखिए अमरिंदर सिंह तो एक अपना राजशाही परिवार से अपना रहे हैं और अपना उनके पास ऐसी कोई कमियां नहीं है, संसाधनों की कोई कमी नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं के लिए। लेकिन हरीश रावत ने एक अभाव का जीवन जी के अपना एक राजनीति का एक अपना मुकाम हासिल किया है, और इस मुकाम को हासिल करने के बाद जिस तरीके से अभी आपने जिक्र किया कि अपना अमरिंदर सिंह का जो वहां से अपना पत्ता साफ था, उसके पीछे हरीश रावत का अपना हाथ था, ये तो राजनीति के एक अपने दांवपेच है। तो यहाँ पर जिस तरह से हरीश रावत का जो आज एक ट्वीट यहाँ पर हम देख रहे हैं एक्चुअली, तो मैं समझता हूँ कि ये मनोदशा एक अपने उनकी व्यक्त कर रहा है कि किस तरीके से पार्टी के अंदर क्या चल रहा है एक्चुअली, और ये जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं अपना कांग्रेस के अंदर की हर जगह पर हर राज्यों के अंदर इस तरीके से कहीं ना कहीं टूट फूट हुई है। अगर ये टूट फूट यहाँ पर कांग्रेस के अंदर यहाँ पर होती है तो मैं समझता हूँ कि शायद यहाँ पर कांग्रेस लगभग जो है खत्म हो जाएगी। ठीक है, दीपक शर्मा जी को लीजिएगा। दीपक जी, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, यही वाली कहावत अभी सही साबित हो रही है, क्योंकि हरीश रावत ने खुद जो राजनीति अपनी चमकाई है वो भी कई लोगों के सर पर पैर रखकर ऊपर चढ़कर वो आए हैं, अब वही चीज उनके साथ हो रही है। इसको आप कैसे देखते हैं? और अगर हरीश रावत भी कैप्टन अमरिंदर सिंह के रास्ते पर चलकर अलग हो जाते हैं, हालांकि जैसे पपने जी कह रहे हैं कि उनका उतना बड़ा व्यक्तित्व तो नहीं है जितना बड़ा कैप्टन अमरिंदर सिंह का है, और कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास पैसे भी हैं, उनके पास सपोर्ट भी है बीजेपी का, ये सब हरीश रावत के पास नहीं है। और कैप्टन अमरिंदर सिंह पिछली बार चुनाव जितवा कर पंजाब में आए हैं और हरीश रावत चुनाव हरवा के आए हैं, खुद अपनी सीटें भी दोनों सीटें हारे हैं। ऐसे में उनका कद कितना बड़ा है और क्या आला कमान उनको तवज्जो देगा या उनका ये ट्वीट यूं ही बस हवा में रह जाएगा? नीलम जी, ये बात सही है कि हरीश रावत कोई इतना बड़ा व्यक्तित्व नहीं है उत्तराखंड में, क्या देश की राजनीति में भी। ये तो एक तरह से कृपा पात्र बने रहे शुरू से आला कमान के, राजीव गांधी के समय भी, इंदिरा गांधी के समय भी और सोनिया गांधी के समय भी। इसी की कड़ी में उन्हें राहुल गांधी ने भी अपना कृपा पात्र बनाए रखा, लेकिन जो जमीनी सच्चाई है वो बिल्कुल अलग है। जो पंजाब के एक प्रभारी के रूप में कार्य कर रहे थे हरीश रावत, उसके बाद एक झटके से उसे वहां से हटाया गया। इसलिए नहीं हटाया कि उन्हें उत्तराखंड का मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाना था, उनको इसलिए हटाया गया कि जिस कार्य के लिए उन्हें भेजा गया था वो उसे बाखूबी ना करके वहां बयानबाजी कर रहे थे। अब जब वो उत्तराखंड में है तो उनको कसक है कि क्यों नहीं काला कमान उन्हें एक चेहरे के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत कर रहा। उसी कसक के चलते उन्होंने आज जो ट्वीट किए हैं उनमें एक ट्वीट ये भी है कि मैं, उनका जो भाव है वो कहने का ये है कि मैं ना तो पीछे हटूंगा ना पलायन करूंगा, और नए वर्ष में एक नई उमंग के साथ बाबा केदारनाथ की कृपा से सबके आगे खड़ा मिलूंगा।
यानी कि एक कहने का मतलब साफ है कि वो कसक वो अपनी दिखा रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड की राजनीति में जो नेता, युवा नेता हैं, वो हमेशा से आपको हरीश वो रावत ट्वीट भी दिखा रहे हैं, आपको वो ट्वीट दिखा रहे हैं, 1 मिनट दीपक जी, ट्वीट दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने लिखा है कि है ना अजीब सी बात, चुनावी रूपी समुद्र को तैरना है, सहयोग के लिए संगठन का ढांचा अधिकांश स्थानों पर सहयोग का हाथ आगे बढ़ाने की बजाय या तो मुंह फेर के खड़ा हो जा रहा है या नकारात्मक भूमिका निभा रहा है। जिस समुद्र में तैरना है, आगे का उनका ट्वीट है कि जिस समुद्र में तैरना मगरमच्छ से भरा हुआ है, अपने ही लोगों को मगरमच्छ कह रहे हैं। जी दीपक जी। नहीं, आप दोबारा ध्यान से पढ़िए, उन्होंने मगरमच्छ कहा है सत्ता को लिए, सत्ता उनकी नहीं है, सत्ता बीजेपी की है। अच्छा, हाँ तो पढ़िए दोबारा उसे, वो मगरमच्छ उनको कह रहे हैं जो उनके बीच में बैठे हुए हैं सत्ताधारी, और दूसरा जो संगठन को लेके कह रहे हैं, तो संगठन काम करता है आला कमान के इशारे पे। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि उत्तराखंड को इतना बड़ा राज्य है कि वहां पर इतनी बड़ी गुटबाजी हो जाए कि सब बंटाधार हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ इनके अंदर एक कसक है कि मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करे आला कमान और ये अपनी राजनीति चमकाएं, और वो हो नहीं पा रहा, इनको बैठकों में नहीं बुलाया जा रहा और ना टिकट डिसाइड करने में उनकी कोई भूमिका है। तो निश्चित ही इनके अंदर कसक तो होगी कि भाई मुझे एक तरीके से दरकिनार कर दिया जा रहा है, और मुझे जहां तक लगता है कि एक युवा चेहरा को आगे लाने की पूरी कोशिश कांग्रेस आला कमान की है। ठीक है, करुणाकर जी को लीजिएगा। करुणाकर जी, कसक है जो अब ट्वीट के रूप में निकल रही है, और आजकल ट्वीट जो है एक बहुत बड़ा जरिया बन गया है अपने भावों को पेश करने का। लेकिन यहाँ पर अगर ट्वीट को ध्यान से पढ़ा जाए तो वहां पर सारी चीजें गड़मड़ सी नजर आती है। एक तरफ नाराज भी है, दूसरी तरफ वो सत्ताधारी पक्ष पर भी आरोप लगा रहे हैं, तीसरी तरफ वो कह रहे हैं कि छोड़ना तो चाहता हूं पर छोड़ के नहीं जाऊंगा और नए साल पे अलग रूप में नजर आऊंगा। तो ये समझ में नहीं आया कि कहना क्या चाह रहे हैं और किसको कहना चाह रहे हैं। जी मतलब उनके मन में ऊहापोह है, जिसको डिलेमा कहते हैं इंग्लिश में, वो पोजीशन है उनकी, न छोड़ सक रहे हैं न रुक सक रहे हैं। उनको मैडम पंजाब के लिए जब सौंपा गया था तो उन्होंने जो वहाँ भूमिका निभाई, वो तो इनके जरिए आला कमान ने अपना उल्लू सीधा करवा लिया और फिर इनको किनारे लगा दिया वहां से। इनको लग रहा है कि इनको अपयश मिला, इतनी बड़ी इन्होंने वहां रिस्क ली और सिद्धू के पक्ष में जो किया वो आला कमान के कहने पे किया। अपने मन से कहने की औकात किसी भी कांग्रेसी नेता में नहीं होती कि अपने मन से कुछ कर दे। आला कमान का इशारा था तो इन्होंने सिद्धू की ताजपोशी एक तरह से करवा दी, या अमरिंदर सिंह को हटवा दिया इन्होंने। तो मैडम ये अब हो गए, ये वहां से खफा हो रहे, खिन्न हो रहे हैं, क्योंकि इनको महत्व नहीं मिल रहा है वहां से। सबसे पहले जो पंजाब में प्रभारी थे इनको हटा दिया गया, इनकी पसंद के व्यक्ति को नहीं बनाया गया। इनको उत्तराखंड में भी अब इनको महत्व मिलता नहीं दिख रहा है। हमसे पहले वाले वक्ताओं का कहना सही है कि इनको जो मुख्यमंत्री पद की मन में जो पुनः लालसा जग रही थी वो खत्म होती जा रही है, क्योंकि इनको वहां कोई महत्व नहीं मिल रहा है। लेकिन मैडम ये कांग्रेस के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि एक के बाद एक दिग्गज किसी न किसी कारण से नाराज होते जा रहे हैं। ये कांग्रेस के लिए खुद के लिए अलार्मिंग है मैडम। ये बंटी बबली जो है इनको मानना चाहिए कि बच्चों का खेल नहीं है। कम से कम इतने सीनियर वरिष्ठ लोगों को, सीजन लोगों को। बंटी बबली कौन है? बंटी बबली मैं सब मेरे अब पप्पू और उनकी बहन नहीं कह रहा हूँ मैडम, मैं बंटी बबली तो ही है। इन्होंने जो बना रखा मैडम, कल को ऐसा ना हो कि एक एक करके सब खफा हो जाए और केवल पार्टी में माँ बेटी और बेटे ही बचे, कल को ये ना हो जाए। तो इनको मैडम रोक को रखने की जरूरत है। कारण ये है मैडम कि मैं मोदी जी के इस बात से, भाजपा की बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। मेरा मानना है कि हमको सशक्त विपक्ष भी चाहिए मैडम। बिल्कुल, विपक्ष जो है बिल्कुल, लोकतंत्र के मायने तभी हैं जब विपक्ष सशक्त होगा। सशक्त विपक्ष होना चाहिए मैडम। यहाँ तो विपक्ष जो है धूमिल होता जा रहा है, एक एक करके सारे नेता नाराज हो जाएंगे तो बचेगा कौन? दूसरी चीज हुआ आपको इसलिए इनके मन में, उन्होंने कहा कि मैं विश्राम, तो विश्राम और अमरिंदर सिंह में अंतर है मैडम। अमरिंदर सिंह ने विश्राम नहीं किया है, उनका तो अपना दमखम है जिस बल पे वो खड़े हैं। इनके मन में तो विश्राम तक का आ रहा है। तो विश्राम की बात करना ये दिखाता है कि हो सकता है ये कि तुम मुझको निकालो, उसके पहले ही मैं छोड़ दे रहा हूँ, ये भी हो सकता है। लेकिन खुल के बोल भी नहीं पा रहे हैं, मन की बात जो वो खुल के भी नहीं कह पा रहे हैं। एक चीज और है मैडम, जैसी करनी वैसी भरनी होती है। कभी कभी कहा जाता है कि टेस्ट जस्ट हैव अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन।
ठीक है। इनने जो दवा अमरिंदर सिंह को पिलाई थी वही इनको पीनी पड़ रही है, ये भी इनके साथ में हो रहा है मैडम। तो जैसी करनी वैसी भरनी वाली स्थिति भी इनके साथ में आ रही है। लेकिन मेरा मानना यह मैडम कि इतने अनुभवी आदमी की उपेक्षा, ठीक है 2 बार हार गए, उसका भी उनको उनके पास भी ये होना चाहिए जवाब, इसलिए कि 2 बार हार गए हैं करके, तो अब वो जवाब दे सकते हैं कि हमारे राहुल गांधी कौन से जीत गए थे। इसलिए चीजें तो मतलब बहुत सारी है और इतने, इसलिए अब कांग्रेस का धीरे धीरे कांग्रेस का अस्तित्व ही दांव पे न लग जाए, क्योंकि चिदम्बरम नाराज, गुलाम नबी आजाद नाराज, सब तो नाराज चल रहे हैं मैडम। हाँ जी, 23 के तो 23 नेता हैं जी, 23 में 23 ऐसे नेता और बड़े दर्जे के नेता हैं जो कि नाराज हैं कांग्रेस से और अपनी अलग अलग राह तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। और गुलाम नबी आजाद तो काफी एक्टिव है जम्मू कश्मीर में, वो तो अलग पार्टी तक बनाने की सोच रहे हैं। तो 23 अभी से हमारे 22 नहीं है, 24 हो गए हैं। जी 23 थे, अभी उससे 22 में हो गए, 24 हो गए। तो जी अभी अभी वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आकर अजय रमोला जी हमारे साथ उत्तराखंड से जुड़ चुके हैं, उनसे भी राय जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जमीनी हकीकत क्या है और हरीश रावत की पकड़ कितनी है अभी उत्तराखंड में। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं राज्य समग्र और हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह की राह पर चल निकले हैं हरीश रावत और उसी तरह से अब बगावत पर उतारू हैं, या फिर ये सिर्फ एक स्टंट है जो ट्वीट किया है उन्होंने। स्टंट से ज्यादा कुछ नहीं है, पर वो स्टंट है किसके लिए ये भी जानना बहुत जरूरी है। हमारे साथ अजय रमोला जुड़ चुके हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, राजनीतिक समीक्षक हैं। अजय जी, ये जो ट्वीट किया है इसे अगर आप स्टंट माने तो ज्यादा लाजमी होगा स्टंट कहना, क्योंकि जिस तरह का ट्वीट है उसमें इतनी गड़मट सी बातें हैं। कभी वो खुद को संगठन पर कभी आरोप लगा रहे हैं, अपने संगठन पर, कभी सत्ता पर आरोप लगा रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि पीछे जाना है मुझे, फिर कह रहे हैं कि अगले साल मैं दुगने जोश से वापस आऊंगा भगवान केदारनाथ की कृपा से। तो ये समझ में नहीं आ रहा है करना क्या चाहते हैं। देखिए नीलम जी, इसको हम वर्चस्व की लड़ाई के तौर पे देख सकते हैं। और कांग्रेस के अंदर जो लड़ाई चल रही है, चाहे वो जो हमारे अध्यक्ष है प्रीतम सिंह या हो, गणेश गोदियाल हो, या जो जितने भी जो सीनियर कांग्रेस लीडर्स हैं, इनके बीच में एक बहुत इनफाइटिंग बहुत ज़्यादा ये जबरदस्त तरीके से चल पड़ी है। तो हरीश रावत जी पुराने खिलाड़ी हैं राजनीति के। उन्होंने अगर कोई चीज़ कही है तो बगैर सोचे समझे नहीं कही होगी, और उसकी एक प्रॉपर मैसेजिंग है। मैसेजिंग ये है कि दूसरी बात एक और ये है कि काडर में, कांग्रेस के काडर में भी अब क्या हो गया कि कांग्रेस के काडर में भी एक आवाज़ उठने लगी है कि जितने नए हमारे नेता हैं, नए एमएलए हैं, उनको भी चांस मिले। कब तक वो झंडा डंडा भोंकेंगे? तो एक ये बहुत बड़ा प्रेशर राहुल गांधी पे, यंग ब्रिगेड जो है, जो कांग्रेस की यंग ब्रिगेड है, जो इनकी छत्र छाया पे ही जीती रही है, उसकी तरफ से भी एक बहुत बड़ा यंग ब्रिगेड का एक प्रेशर है कि इस बार जो चुनाव में जो यंग, जैसे पुष्कर धामी जी को भाजपा लाई है, एक यंग चेहरा लाई है, उस तरह के यंग चेहरे उतारने कांग्रेस की तरफ से चाहिए। तो एक वो भी एक इस तरह से देखा जा सकता है कि हरीश रावत इन सब चीजों के बीच में अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं और वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी मैं रेलेवेंट हूँ। वो अपनी रेलेवेंसी दिखाना चाहते हैं, चाहे वो उनके जो विरोध में है उनको हो, चाहे वो हाईकमान में हो जो लोग हैं वो हो। और इससे वो ये आप ये देखिए कि वो ये कह रहे हैं कि मैं अगले साल में और बढ़ चढ़ के आऊंगा। निश्चित रूप से हरीश रावत जी का कद इतना बड़ा तो है कि वो काफी इफेक्ट कर सकते हैं, वो प्रोस्पेक्ट्स इफेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि उन्होंने ये जो ट्वीट किया है ये बगैर सोचे समझे नहीं किया है, और ये उन्होंने मतलब जिसको सुनाना है उसको उन्होंने सुना दिया है कि मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। अभी मैं खत्म नहीं हुआ हूँ, अभी मेरी राजनीति खत्म नहीं हुई है, अभी भी मैं जिंदा हूँ। ठीक है, सीएम पपने जी को लीजिएगा। पपने जी, जो बात कह रहे हैं अजय रमोला जी, आप उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं कि हरीश रावत का कद अभी भी उत्तराखंड में काफी बड़ा है और वो काफी प्रभावित कर सकते हैं? हालांकि जो हमारे इनपुट हैं वो बता रहे हैं कि उनका जो जमीनी जो पकड़ है वो काफी कमजोर हुई है पिछले जो 2017 के चुनाव के बाद। 2017 में तो जनता ने उन्हें बुरी तरह से नकार ही दिया था, पर उसके बाद भी उनको उत्तराखंड में उतना काम करने का मौका ही नहीं मिला
उनको जो संगठन है उसने अलग अलग राज्यों में काम करने का मौका दिया, लेकिन अपने राज्य में वो बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाए और ना ही जमीनी पकड़ मजबूत कर पाए हैं। मैं कितना सही हूँ मुझे बताइएगा, साथ ही ये बताइएगा कि अजय रमोला जी जो कह रहे हैं उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं। नीलम जी, जहां तक सवाल है अपना रमोला जी ने जो अभी अपना व्यक्त किया है, बिल्कुल अपना, क्योंकि वो देहरादून से अपना इस वक्त अपना बयां कर रहे हैं एक्चुअली। लेकिन मैं भी अभी करीब 2 हफ्ते पहले ही मैं उत्तराखंड के दौरे पर गया था, तो मैंने वहां पर ये देखा है एक्चुअली, जिस तरीके से धरातल पर जाकर देखा कि हरीश रावत की पकड़ बहुत है। हरीश रावत के साथ यूथ का भी बहुत बड़ा एक अपना हुजूम उनके साथ अपना चलता है। और अंदर खाते जो आज सोशल मीडिया के अंदर आज हम ये सब कुछ देख रहे हैं, ये पूरी हरीश रावत की एक टीम, एक अलग से जो उन्होंने टीम एक अपना बना रखी है, वो इतनी सक्रिय है कि वो हर चीज को जो है एक अपना राष्ट्रीय फलक पर जो है उसको अपना सुशोभित कर रही है एक्चुअली। तो मैं ऐसे में जहां तक सवाल है उत्तराखंड की राजनीति का, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि अपना 2017 में जब अपना चुनाव हुआ था, तो अजय भट्ट रानीखेत से जब चुनाव लड़ रहे थे, तो अजय भट्ट के अगेंस्ट में, जो कि कांग्रेस से अपना जो भाजपा में शामिल हुए थे और भाजपा में मंत्रिमंडल में थे, उनको ये पता था कि अगर अजय भट्ट वहां से जीत के आते तो शायद हम लोग अपना मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं हो पाएंगे। तो अजय भट्ट को वहां से हरवा दिया गया। एक्चुअली बात यह है, एक अलग से एक कैंडिडेट खड़े करवा के और उनको पूरी मदद की गई एक्चुअली। तो यही दारोमदार इस वक्त यहाँ पर मैं देख रहा हूं कि अपना कांग्रेस के अंदर भी, क्योंकि अपना भाजपा में जितने इस वक्त 6 या 7 जो मंत्री है, एक मंत्री आर्या जी तो अपना छोड़ के चले गए यहाँ से, अपना दोबारा कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। लेकिन जो बाकी जो बचे हुए यहाँ पर मंत्री हैं, जो कैबिनेट के अंदर बैठे हैं, जो कि काफी प्रभाव रखते हैं, तो वो भी कभी नहीं चाहेंगे कि हरीश रावत इस तरीके से अपना जो है अपना पूरा धरातल पर जाके जो है अपना कांग्रेस की पकड़ को मजबूत बनाए। तो ये पूरा एक राजनीतिक एक खेल यहाँ पर अपना उत्तराखंड के अंदर चल रहा है। ये कितना सफल होगा ये वहां का जनमानस अच्छी तरह जानता है। तो मैंने वहां पर दौरा करके जो मैंने वहां पर एक आधार जो मैंने देखा है वहां पर, मैं तो ये समझता हूं कि हरीश रावत का अभी भी आधार काफी है। ठीक है, दीपक जी को लीजिएगा। दीपक जी जो बात कह रहे हैं पपने जी, आप उससे कितना सहमत हैं? और ये जो वर्चस्व की लड़ाई है, आपको लगता है वर्चस्व की लड़ाई में हरीश रावत जीत जाएंगे? क्योंकि प्रीतम सिंह और हरीश रावत के बीच इस तरह का मुकाबला था और स्वर्गीय इंदिरा हृदय जो थी वो उनके साथ ही जो दूसरा पक्ष है उसके साथ ही, हरीश रावत जी के साथ नहीं थी। लेकिन अब चूंकि इंदिरा हृदय नहीं रही, तो ऐसे में हरीश रावत खुलकर ये खेल खेल रहे हैं और ज्यादा मजबूती से खेल रहे हैं और उनका गुट ज्यादा मजबूत हो गया है। क्या कहेंगे आप? देखिए, हरीश रावत जहां तक उत्तराखंड की प्रचार समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं, लेकिन वहां के प्रभारी हैं, कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव, उनका साफ कहना है कि मेरे को ऐसी कोई जानकारी नहीं है, उनसे कोई ऐसी बात नहीं हुई है कि वो किस वजह से ये बात कर रहे हैं। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है, जो देवेंद्र यादव इशारा कर रहे हैं वो सीधा सा ये है कि हरीश रावत को उत्तराखंड की राजनीति से दरकिनार करने की तैयारी है। यदि ऐसा नहीं होता तो अभी तक कांग्रेस की ओर से हजारों बयान आ चुके थे। यदि वो इतना बड़ा कद मान रहे होते, निश्चित ही, आपने इंदिरा हृदय की बात की, इंदिरा हृदय बेशक आज उत्तराखंड की कांग्रेस की राजनीति के बीच में नहीं है, वो उनका निधन हो चुका है, लेकिन जो उनके गुट हैं, उनके साथ जो लोग थे वो अभी भी सक्रिय हैं। वो एक अलग गुट के रूप में अपनी पहचान रखते हैं। इसकी वजह से हो सकता है कि कुछ युवा चेहरों को सामने लाने की कोशिश की, जैसे धामी को एक युवा चेहरे के रूप में अपना बीजेपी ने प्रस्तुत किया, और माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी भी इस प्रकार से कोई युवा चेहरा सामने ला करके चुनाव लड़ेगी। इसी खातिर शायद उत्तराखंड में युवा चेहरे हैं इस लायक जो हरीश रावत की बराबरी कर सके। नहीं, बात बराबरी की नहीं है। अब धामी को कौन जानता था, या कोई नया चेहरा आम आदमी पार्टी का कौन जानता है? ऐसा नहीं कि उत्तराखंड की कांग्रेस राजनीति में कोई युवा चेहरे नहीं है। बेतेरे बहुत से चेहरे हैं जिन्होंने युवा राजनीति में अपने परचम गाड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वह ये आसानी से खेले जाने वाला को खेल हो रहा है कि हम किसी को भी मुख्यमंत्री पद देंगे और वो जीत के आ जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला इस बार चेहरों की लड़ाई ज्यादा होने वाली दिखती है, क्योंकि जो मीडिया मैनेजमेंट है आजकल का, वो जो कहते हैं जो दिखता है सो बिकता है, उस हिसाब से कार्य करता है। और ये सोच कहाँ से आई है ये समझ नहीं आती, लेकिन वोटर को लुभाने के लिए ये सोच अच्छी है गालिब, तो चलाओ, चलती है जब तक। और जहां तक कि
युवा चेहरे की बात है तो आप मान के रखिए कि ना तो कांग्रेस के पास युवा चेहरों की कमी है, ना आम आदमी के पास, ना ही अपने भाजपा के पास युवा चेहरों की कमी है। ठीक है, कर्णाकर जी को लीजिएगा। कर्णाकर जी, युवा चेहरों पर दांव खेलने के मूड में तीनों पार्टियां हैं, फिर चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने अपने अपने पत्ते खोल दिए हैं। एक तरफ धामी को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने युवा चेहरे पर दांव लगा दिया है, दूसरी तरफ अजय कोटियार को अपना चेहरा बनाकर आम आदमी पार्टी ने भी एक तरह से ये मैसेज दे दिया है कि युवाओं के हाथ में कमान है उत्तराखंड की। अब बारी है कांग्रेस की, लेकिन कांग्रेस में इतने ज्यादा वरिष्ठ नेता वहां पर मौजूद हैं उत्तराखंड में कि नए चेहरों को स्थान मिल पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। आपको लगता है कि हरीश रावत और बाकी जो नेता हैं उनके सामने किसी युवा चेहरे को खड़ा करना आसान होगा कांग्रेस के लिए? मैंने पुराने स्थापित बल्लेबाजों के सामने नए को मौका मिलना तो चाहिए, आसान तो नहीं होता है रास्ता, लेकिन मैडम अगर कोई योग्य और ऐसा चेहरा अगर उनको मिलता है तो इनकी जगह इसलिए लाया जा सकता है मैडम कि जब जो दो बार हार चुके हों तो कहीं ना कहीं इनका जनाधार कम है, ये तो दिखता है मैडम। दूसरे इन्होंने जो मगरमच्छ का लिखा है मैडम, वो मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि लिखा जरूर है सत्ता, लेकिन मगरमच्छ में उनको कांग्रेस वाले मगरमच्छ भी अघोषित रूप से शामिल है उसमें, जो कुछ उन्होंने कहा है उन्होंने। और दूसरे मैडम क्या हो रहा है कि असहयोग लिखा है उन्होंने कि लोगों को उनको सहयोग नहीं मिल रहा है, ये उनकी भावना है मुख्य रूप से कि जिनके बीच में क्या उनसे सहयोग नहीं मिल रहा है। तो कुल मिला के तो उन्होंने अपना दर्द बयां कर दिया कि ये स्थिति हो रही है। हल्का सा इसको ये भी कहें कि इन्होंने अपना एक अलर्ट भेजा है और जिसके तहत ये बता रहे हैं कि भाई आप मुझको सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। अब नया अगर चेहरा कोई मैडम इनके मुकाबले में होगा वहां पर, कोई नया चेहरा कभी कभी तो आता है, जैसे केजरीवाल है वो भी एक यंग बन के ही आए थे, वहाँ हम देखते थे आंध्र प्रदेश में भी नायडू जो आ गए थे वो भी एक यंग चेहरे के, असम में हुआ था तो वहाँ पूरी पार्टी सरकार नहीं बन गई थी। तो ये असंभव तो कुछ नहीं है, लेकिन मैडम इतने वरिष्ठ आदमी को अकेला ये नहीं जाएगा, अगर ये जाएंगे मैडम तो इनके साथ में संगठन में फूट भी होगी। ठीक है, तो आपस में संगठन में समन्वय बनाया उसमें फूट होगी, क्योंकि इनका अपना महत्व रहा है मैडम, जो इतनी बार चीफ मिनिस्टर रहा हो, सब कुछ रहा हो। और आज से ये पंजाब के एपिसोड के पहले तक जिस आदमी का वजन था वो आज एकदम से उसका वजन लेस नहीं मान सकते हैं। इनके जाने पर निश्चित रूप से मैडम वोटों का बिखराव तो होगा ही होगा। कांग्रेस के जो प्रतिबद्ध वोट हैं उनमें भी बिखराव की संभावना तो मैडम बनती है इसमें। ठीक है, ठीक है। अजय रमोला जी को लीजिएगा। अजय रमोला जी, स्क्रीनिंग कमेटी उत्तराखंड में कांग्रेस के नेता अविनाश पांडे, उनसे जब बात की गई तो उन्होंने जो बात कही उससे ये साफ लग रहा है कि कांग्रेस फिलहाल युवा चेहरों को बहुत ज्यादा तवज्जो देने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है। और अगर हम बात करें पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, गंगोत्री, देवप्रयाग, टिहरी जैसी जो सीटें हैं जहां पर पहले से कांग्रेसी विधायक रह चुके हैं, वहां पर उन्हीं को फिर से टिकट दे जाने की जो बात है वो कही जा रही है। ऐसे में युवा चेहरे कहां पर ठहर रहे हैं? जो युवा चेहरों की बात हो रही है वो कहां ठहर रहे हैं? बीजेपी और आम आदमी पार्टी अपने पत्ते खोल चुकी है, कांग्रेस भी क्या इसी राह पर जाएगी या फिर वो अपने अनुभवी नेताओं को साथ लेकर चलेगी और अलग तरह की राजनीति देखने को मिलेगी कांग्रेस की तरफ से? जी देखिए मैम, कांग्रेस में जो दो बार से विनिंग कैंडिडेट्स हैं उनको छूने की गलती कांग्रेस नहीं करेगी, लेकिन जो विधायक रहे पिछली सरकार में, जो विधायक रहे और उनकी जो एक्टिविटीज हैं, उनका जो कार्यकाल है वो उतना अच्छा नहीं रहा, तो उनको चेंज करने में कांग्रेस विचार कर सकती है। लेकिन मैं एक और बात बोलना चाहूँगा, ये जो हरीश रावत जी ने कहा है, ये बिकॉज इलेक्शन एक पॉलिटिकल अरिथमेटिक है, तो क्या ये अरिथमेटिक के तहत हो रहा है? क्योंकि कांग्रेस ये समझती है कि उसके जो विनिंग चांसेस है, क्योंकि पुष्कर धामी जी एक ठाकुर उससे भाउल उससे आते हैं, तो वो मुझे लगता है कि ये जो पोजीशनिंग इस तरह से हो रही है कि कांग्रेस ये देख रही है कि अगर हम दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम कॉम्बिनेशन बनाए तो इससे हमें फायदा होगा। और अगर उसमें हरीश रावत हमें छोड़ के चले भी जाते हैं और मान लीजिए वो 4-5 सीटें भी अपने इंडिपेंडेंट उसमें ले आते हैं, तो उसका फायदा अंततः कांग्रेस को ही मिलेगा, क्योंकि हरीश रावत बाद में अगर इस तरह कोई हंग पार्लियामेंट बनती है या कुछ होता है तो वो भाजपा में तो जाने से रहे, तो वो
वो वापस कांग्रेस में आ जाएंगे या ऐसा कुछ हो जाएगा। तो इस तरीके की रणनीति भी कांग्रेस काम कर सकती है। तो कांग्रेस हर तरीके से गठजोड़ लगा रही है, अपना जोड़ हिसाब जो गुणा भाग है वो कर रही होगी। तो मुझे लगता है ये मतलब एक प्लानिंग भी हो सकती है, कांग्रेस की आपस में प्लानिंग भी हो सकती है उसमें, क्योंकि हरीश रावत जी ठाकुर से आते हैं। तो जो ठाकुर वोट है उनको कैप्चुलेट करने के लिए, उनको इकट्ठा एक तरफ करने के लिए, सिंपैथी ठाकुरों की सिंपैथी लेने के लिए जितना मतलब जो पिछले का जो समय रहा है हरीश रावत का, और जिस तरह की उनकी तासीर रही है, वो कहीं से भी बगावत करने वाले नेता तो बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। और कैप्टन अमरिंदर सिंह से बगावत वाली बराबरी तो वो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। वो तासीर ही नहीं है उनकी। वो आला कमान के सामने हमेशा से नतमस्तक रहने वाले नेताओं में से हैं। जो कुछ नेता जो पूरी तरह से भक्ति रखते हैं गांधी परिवार की तरफ, उनमें से एक हरीश रावत भी हैं। तो इस तरह का जो फैसला है वो लेना उनके लिए तो नामुमकिन है, ये हमारा आकलन कहता है। अब आखिरी सवाल, एक लाइन में मुझे जवाब चाहिए आप सबसे। क्या हरीश रावत के जाने से कांग्रेस को कोई फर्क पड़ेगा उत्तराखंड में? पपने जी, क्या कोई फर्क पड़ेगा? देखिए नीलम जी, जिस तरीके से आपका फर्क का आपने सवाल किया, देखिए हमें यहाँ पर ये अपना अवलोकन करना होगा कि राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो इस वक्त टिकटों का बंटवारा होगा वो धरातल पर जाकर होगा। जिन युवाओं को या जो भी लोग वहां पर जिन्होंने अपना जनमानस के लिए काम किया है उन्हीं को टिकट मिलेगा। तो मैं समझता हूं कि यहाँ पर जो राहुल गांधी की चलेगी या हरीश रावत की चलेगी, ये समय बताएगा। ठीक है दीपक जी, हरीश रावत के जाने से क्या कांग्रेस को कोई फर्क पड़ेगा उत्तराखंड में? नीलम जी, जैसा कि रमोला जी ने कहा, मैं भी उस बात को मानता हूं कि ये गेम प्लान हो सकता है। क्योंकि जो मेरे पास बयान है उसके अनुसार कि 5 जनवरी को हरीश रावत जो है एक ऐलान करने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि वो शायद संन्यास लेने की घोषणा करे। उसके बाद एक ड्रामा क्रिएट किया जाए उनको वापस राजनीति में लाने का उनके समर्थकों द्वारा। तो ये हो सकता है कि कोई नई पार्टी का गठन कर लें और उसके बाद जैसा वो रमोला जी ने बताया ऐसा ही कुछ वहां दिखे। ठीक है, करुणाकर जी को लीजिएगा। करुणाकर जी, कोई फर्क पड़ेगा हरीश रावत के कांग्रेस से निकल जाने से उत्तराखंड में कांग्रेस को? मैडम एक तो फर्क ये पड़ सकता है, जो 2 बार वो हार चुके हैं उनकी जगह कोई जीत जाए। दूसरे, नया साल नई राह तो दिखाएगा मैडम, चाहे ये नई राह पे जाए चाहे राहुल गांधी इनको नई राह दिखा दे। क्योंकि इनका कद इतना बड़ा नहीं है कि इतने वाले कमेंट करने के बाद उनको पार्टी बर्दाश्त करे। क्योंकि जो 2 बार हार चुके हैं मैडम, उनकी अपना दिख रहा है कि कितनी क्षमता और सक्षमता अब उनमें बची है। इसलिए नया साल नया राह दिखाएगा, पार्टी दिखाए या खुद नई राह पकड़ लें। हम इससे ज्यादा तो अजय जी को लीजिएगा। अजय जी, कुछ खास फर्क पड़ेगा अगर हरीश रावत कहीं और चले जाते हैं कांग्रेस छोड़ के? तो फर्क पड़ेगा, लेकिन वो देखना पड़ेगा वो पोजीशनिंग कैसे हो रही है, किस तरीके की सिंपैथी गार्नर कर सकते हैं हरीश रावत। क्योंकि इस वक्त कांग्रेस जो है वो ब्राह्मण वोटों पे ज्यादा अपनी आंखें गड़ाए हुए है। क्योंकि ब्राह्मण भाजपा से देवस्थानम बोर्ड की वजह से काफी नाराज है। तो आई थिंक सो ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम जो कॉम्बिनेशन है वो कांग्रेस को ज्यादा सूट करता है। और उसमें अगर हरीश रावत छोड़ के चले जाते हैं तो वो जो ठाकुर वोट है वो भाजपा को नहीं जा रहा है, वो हरीश रावत को जा रहा है। उससे फायदा भाजपा को नहीं हो रहा है। तो आई थिंक सो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। बाकी तो आगे भविष्य में क्या हरीश रावत जी क्या करते हैं, वो बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ हैं, वो सारी चीजें जानते हैं। वो कई बार चुनाव शब्द जो है आप सही इस्तेमाल कर रहे थे, घाघ हैं, वो राजनीति के घाघ हैं और ये कोई बुरा शब्द नहीं है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्चुअली जो भी बहुत अच्छा किसी क्षेत्र में होता है उसे घाघ कहा जाता है। और हरीश रावत के बारे में ये बात कोई भी कह सकता है बहुत ही आसानी से कि उत्तराखंड या फिर पूरे देश भर की राजनीति में वो जिस तरह से हस्तक्षेप रखते हैं, जिस तरह से उनके फैसले आते हैं, वो अपने आप में काफी बेहतरीन होते हैं। और अगर हम पंजाब देखें तो पंजाब में अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह को कांग्रेस से बाहर करने का किसी को श्रेय जाता है तो वो जाता है हरीश रावत को पूरी तरह से। हरीश रावत की रणनीतियां, हरीश रावत की बयानबाजियां, हरीश रावत की जो भी वहां पर उन्होंने खेल खेला, उसने सिद्धू को आगे बढ़ाया और कैप्टन अमरिंदर सिंह को उस स्थिति में पहुंचा दिया जहां पर उनको
वो पार्टी छोड़नी पड़ी, जो कि आला कमान चाहता था। आला कमान हरीश रावत को सामने रख के सारा खेल खेल रहा था और उस खेल में हरीश रावत ने आला कमान को जिताया, यानी कि केंद्र की जो कांग्रेस है, जो गांधी परिवार है, उनको जिताया। और इसके पीछे काफी लंबी कहानी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह और गांधी परिवार की जो तकरार है, राहुल गांधी और कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो तकरार है, उसको लेकर कई कहानियां हैं। फिर कभी चर्चा करेंगे उस पर। आज हमारे पास समय इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस चर्चा में जुड़े और इस काफी अच्छी चर्चा को अंजाम दिया। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।